हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12 चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जो लास्ट वीडियो था पार्ट 2 वीडियो, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े, और उसमें से एक फैक्टर था टेम्परेचर। और वहीं पर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उस टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन बाई 10 डिग्री देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। ऑलमोस्ट बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है, मतलब कभी 2 टाइम कभी 3 टाइम, तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कर लेते हैं। और टेम्परेचर कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू, तो देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन पहले वीडियो में हो चुकी है। इस वीडियो में मैं उस डेफिनेशन को नहीं लिखवाऊंगा। बस ये है कि मान लीजिए एट टेम्परेचर T1 द रेट ऑफ रिएक्शन इज R1, and if we increase the temperature by 10 degree then rate of reaction become R2। then R1 and R2 का जो रेशियो होगा, R2 just become 2 times of R1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि R is directly proportional to K, that means K2 is almost 2 times of K1, या मैं ऐसे लिख सकता हूं K2 ओवर K1 इज इक्वल टू 2। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को अगर ओरली हम लोग डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर विच डिफर बाई 10 डिग्री। ठीक है जी। तो ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हम लोग यहीं पर एक जनरल ट्रेंड बनाए, एक जनरल फॉर्मूला बनाए इसका, तो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाउ मच टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब R2 हमको निकालना है। T1 कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं। देखो, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2 टाइम। अच्छा, जब 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो 2 टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुका है वो, अब 2 टाइम्स और हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। जब 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस, तो देखो 2 की पावर 2 टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुका है, अब और 10 डिग्री का राइज हुआ तो इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 3। ऐसे ही 40 डिग्री सेल्सियस से हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो 2 की पावर 3 टाइम्स तो पहले ही हो चुका है, अब 2 टाइम और हो जाएगा, दैट मीन्स 2 की पावर 4। लाइकवाइज हम लोग यहाँ पर नीचे तक निकाल देंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा। तो ये आप लोग करके दिखाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम लोग, एक शॉर्ट फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। और वो क्या है कि R2 ओवर R1 इज इक्वल टू म्यू T2 माइनस T1 अपॉन 10। तो देखिए, R2 ओवर R1 इज इक्वल टू म्यू कितना है? 2, T2 कितना है? 100, T1 कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 10। तो आपको मिल जाएगा 290 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 2 की पावर 9 टाइम्स हो जाएगा R2। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 की पावर 9 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग यहां से भी करके देखोगे तो 2 की पावर 9 ही आपको मिलेगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पे क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा,
हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। वो क्वेश्चन है ए रिएक्शन इज कैरीड आउट एट 20 डिग्री सेल्सियस। A reaction is carried out at 20 degree Celsius. If the temperature is increased by 50 degree Celsius, then rate of reaction will become. Initial temperature 20 है and temperature increases by 50 degree Celsius है, increases to 50 degree Celsius नहीं है। तो 2 में और by में फर्क होता है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप लोगों की। तो इनिशियल आप लोगों को डेल्टा टी दे रखा है, दैट इज 50, और R2 आपसे पूछा गया कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइम्स हो जाएगा। फॉर्मूला है ही आपके पास, R2 ओवर R1 इज इक्वल टू म्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10। म्यू कितना है 2, डेल्टा टी कितना है 50, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, दैट मीन्स 32 टाइम्स, 32 टाइम्स। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट और उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस या रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट, अब टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। हमने भी पढ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट में, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट समवॉट इंक्रीजेस। वो समवॉट कितना इंक्रीज होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाई आर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज डिटरमाइंड बाई आर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा, ये सेम इक्वेशन हम लोगों ने आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन जब पढ़ रहे थे उस टॉपिक में हमने लिखा था, और वो आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन वेयर K इज रेट कांस्टेंट, K इज रेट कांस्टेंट, A इज साइंटिस्ट का नेम है आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, E is exponential term, EA activation energy, R is constant, gas constant, and T temperature in Kelvin। ये आप लोगों के पास आर्हेनियस इक्वेशन है और उसके जो नोटेशन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा दिए हैं। अच्छा, इस आर्हेनियस इक्वेशन को यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है, हम इसको सिंपलर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। हम लोग इसे एक सिंपलर फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए, टेकिंग exponential log on both side, exponential log on both side। तो देखिए, log exponential k is equal to log exponential a, और log exponential की पावर log exponential आएगा, देखो ऐसे लिख देता हूँ, log exponential की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए ओवर आर टी। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल लॉग के बराबर लॉग एक्सपोनेंशियल ए माइनस ई ए ओवर आर टी। अच्छा, ये यहाँ प्लस है क्योंकि जब हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस होगा। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, लॉग m इंटू एन को जब सॉल्व करते हैं देन इट बिकम लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ प्लस था ये, लेकिन जब ये वाली पावर इधर आ जाएगी माइनस फॉर्म, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस।
तो देखिए यहाँ पर आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल लॉग को हम लोग नेचुरल लॉग में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? वी नो दैट लॉग एक्सपोनेंशियल बराबर 2.303 लॉग बेस 10। तो एक्सपोनेंशियल लॉग की जगह मैं लिख देता हूं 2.303 लॉग बेस 10 के, यहां 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए, सॉरी यहाँ पे टी भी है, ओवर आर टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, 2.303 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2.303 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये कॉमन एक दूसरे को काट देंगे यहाँ। तो देखो 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर, यहाँ से 2.303 कॉमन ले लिया तो ये बचा रह जाएगा लॉग बेस 10 ए, और ये बन जाएगा ई ए ओवर 2.303 आर टी। 2.303 से 2.303 कैंसिल। तो आपके पास नेचुरल लॉग फॉर्म में इक्वेशन आ गई। लॉग के, देखो हम लोग 10 बेस को लिखते नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि वो बेस 10 है। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी में भी इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला आया है हमारे पास, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। तो इस फॉर्मूले पर एक ग्राफ हम लोग यहां पर बनाएंगे जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए आप लोग जानते हैं ग्राफ बनाना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जानते होंगे मैथमेटिक्स के बच्चे। हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स ये प्लस सी, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मान लीजिए ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, मुझे इससे ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाना है मुझे लॉग के और 1/10 के बीच में। लॉग के और 1/, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/t, नॉट 10, 1/t के बीच में मुझको ग्राफ बनाना है। तो देखिए दिस इज y एक्सिस, 1/t इज x। अब यहां पर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। लॉग के बिकम्स y, ठीक है, x इज 1/t, तो 1/t के साथ जो लिखा हुआ है माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, वो क्या हो गया m। मतलब m कैसा आ रहा है, नेगेटिव। जब m नेगेटिव आ रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। और यहां पर c बन गया log a, मतलब m इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। ये इस वाले ग्राफ का स्लोप आ गया। दिस इज log k, दिस इज 1/t, m स्लोप आपको मिल गया और c बिकम्स log a, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है आप लोगों से और पूछ लेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। अभी देखो आप लोगों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उस क्वेश्चन को हम लोग इस ग्राफ से बड़ी ही आसानी से शो कर सकते हैं। देखिए अब ये जो R है, यहाँ पर R आप लोग जानते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू जो है वो आप लोगों को याद भी होंगी, तो मैं एक वैल्यू तो लिखता हूँ 8.314 जूल पर मोल और एक वैल्यू है 2 कैलोरी। तो जो भी हमको जो भी यूनिट में दिया गया हो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मैं भी आप लोगों को एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए रिएक्शन व्हेन log k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t, log k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t, then a straight line is obtained, slope of straight line is minus 8000, slope of straight line is minus 8000।
कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन कैलोरी। बड़ा सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन से, और आपको m बराबर दे रखा है -8000, और इस ग्राफ में m की वैल्यू क्या आ रही है, -EA/2.303 r, माइनस से माइनस कैंसिल, आप लिखेंगे EA बराबर 8000 इंटू 2.303, और R की वैल्यू कैलोरी में कितनी है 2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कैलोरी में। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आर्हेनियस इक्वेशन पर एक ग्राफ बनता है और ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 5 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, एस्टिमेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। मतलब आप लोगों को दो टेम्परेचर दे रखे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया गया 60 डिग्री सेल्सियस, और हमको एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है। तो देखो एक जनरल पॉइंट आपको बताता हूँ, activation energy only changed when catalyst is used. If we increase or decrease the temperature, then activation energy do not get changed. मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या डिफरेंट टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर कम कर दिया तो रेट कांस्टेंट कम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इस आर्हेनियस इक्वेशन को ही मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको ही एक छोटा सा डेरिवेशन और कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए वो छोटा सा डेरिवेशन क्या है, देखो कि एट टेम्परेचर T1, अच्छा मैंने टेम्परेचर को हमेशा याद रखना, हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अगर वो डिग्री सेल्सियस में है तो हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाई एडिंग 273 डिग्री। ठीक है जी। तो देखिए इफ द टेम्परेचर इज T1 देन log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA ओवर 2.303 RT1। log A तो एक कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट, log K टेम्परेचर T1 पे K1 बन गया, टेम्परेचर T1 है, एक्टिवेशन एनर्जी EA है। ठीक है जी। अब एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट बिकम K2, आर्हेनियस कांस्टेंट रिमेन सेम, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन सेम, एंड टेम्परेचर T2। अब हम लोग दो टेम्परेचर हैं और दो टेम्परेचर पर अलग अलग आर्हेनियस इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या मैं ऐसे लिख देता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहां कराता हूं मैं इस माइनस को। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये डेरिवेशन याद रखना है, और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, log K2 माइनस log K1 बराबर, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया पहले, अब आ जाइए राइट हैंड साइड पर, log A माइनस EA ओवर 2.303 RT2, ये K2 वाली साइड हो गई, माइनस log A माइनस EA ओवर 2.303 RT1। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अगर दिक्कत है तो दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को। तो देखिए ये मिल गया मुझको log K2 माइनस log K1 बराबर, मैं इस ब्रैकेट को अब यहां ओपन कर लेता हूं, log A माइनस EA ओवर 2.303 RT2
माइनस log A प्लस EA ओवर 2.303 RT1। log A से log A गया। अच्छा, log K2 माइनस K1, log K2 माइनस log K1 बराबर, और यहां मैं प्लस वाला टर्म पहले लिख लेता हूं, EA ओवर 2.303 RT2 माइनस EA ओवर 2.303 RT1 प्लस वाला टर्म माइनस प्लस, इस टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे। इस बार ये प्लस वाला टर्म हो गया तो मैं इसको कर देता हूं T1 और इसको कर देता हूं T2, इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास log K2 माइनस log K1 बराबर EA ओवर 2.303 R कॉमन ले लीजिए, 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, log m/n को हम लोग क्या लिखते हैं, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n को क्या लिख देंगे, log m/n। तो ये आ जाएगा मेरे पास log K2 ओवर K1 EA ओवर 2.303 R 1/T1 1/T2। दिस इज द फॉर्मूला। और एक चीज़ आप लोगों ने अभी सीखी है टेम्परेचर कोफिशिएंट में कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, वो जनरल फॉर्मूला बन गया, देखो log K2 ओवर K1 बराबर log R2 ओवर R1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब वो जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था, एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन को देखिए। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 5 टाइम व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो log R2/R1 क्या बन गया, log R2/R1 बन गया log 5 EA, और ये 2.303 R, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर दीजिए, माइनस 60 डिग्री में 273 ऐड कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू कैलोरी में लगा दीजिए, फाइनल आंसर कैलोरी में आ जाएगा। कैलकुलेटिव पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। तो इन क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के गिने चुने चैप्टर हैं, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत, ये समझ लीजिए केमिकल काइनेटिक्स पूरा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको पहले मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, गुलबर्ग एंड वागे। मान लीजिए आपके पास A प्लस बी, इट रिएक्ट्स टुगेदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट C एंड D। मान लीजिए m मोल ऑफ A reacts with n मोल ऑफ B। तो here in this reaction m and n are the stoichiometric coefficient for this reaction। तो हम लोग यहाँ पर रेट लॉ जो लिख रहे थे, दैट इज R इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A की पावर m, एक्टिव मास ऑफ B की पावर n। दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू
for rate of reaction. But practically it was found that rate of reaction depends on the active mass of reactant, rate of reaction depends on the concentration of reactant raised to the power equal to stoichiometric coefficient. But always this stoichiometric coefficient does not present या does not involve in concentration term. अब इसको थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जरूरी नहीं है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा गया है उसी की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए सिंपल एग्जांपल से मान लीजिए आपको लिखा गया 2a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया r इज इक्वल टू के a की पावर 2 और b की पावर 1। दिस इज थ्योरेटिकल लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। रेट ऑफ रिएक्शन इस कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है, बट इन प्रैक्टिस, बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि R इज इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। प्रैक्टिकली इट वॉज फाउंड दैट मीन्स दिस इज द रेट लॉ। जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है वो बनता है रेट लॉ। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इज रेट लॉ। तो रेट लॉ इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और रेट लॉ में जो पावर आती है कंसंट्रेशन टर्म की वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सिंपलर डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज डिफाइंड एज द पावर raised to the concentration term in rate law expression. It is defined as the power raised to the concentration term of reactant present in a particular reaction. तो आप लोगों को ये मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी यहाँ पर, लेकिन समझने के लिए आप लोग देखिए कि कंसंट्रेशन की कितनी पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनकी पावर का सम कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा? 1 + 2 = 3। अगर मैं इंडिविजुअल पता करूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कम्स 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कम्स 2। अब इनकी पावर का सम कर दीजिए तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन गया? 3 बन गया। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन जब पढ़ा था तो मैंने ऐसे लिखा दिया था R इज इक्वल टू के ए की पावर x एंड b की पावर y एक्सपेरिमेंटली, और इसको बोला था रेट लॉ, इसको बोला था रेट लॉ। कभी भी हमेशा याद रखेंगे कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं आपको। तो देखिए बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। इट इज डिफाइंड एज द पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ टू विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। रेट लॉ इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आप लोगों को जनरल एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाया था। अब मैं आपको कुछ ऐसा छोटा सा मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूला करके दिखाता हूं जिससे आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए एक छोटी सी टेबल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इससे आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहां पे लिखता हूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां लिखता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस टेबल को आप लोग बना लेंगे अपने नोट्स में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लीजिए मैंने 2 टाइम्स कर दी,
रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने 2 टाइम कर दी। तो कोई ऐसे समझिए कि R इज इक्वल टू है K और ये रिएक्टेंट की पावर और यहाँ पर मैंने लगा दिया N, दिस N रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम्स करता हूँ और रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम हो गया, 2 एंड दिस 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर कंसंट्रेशन को दुगना किया है, रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बन गया 1 बन गया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 2 टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम, आप लोग देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है 4 टाइम। अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो रहा है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है 2, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैंने कंसंट्रेशन को दुगना किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो रहा है, तो कितनी पावर आ गई यहाँ पर 2 पावर आ गई, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। और देखिए इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 2 टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 8 टाइम, दैट मीन्स अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को दुगना किया, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो गया, तो n की वैल्यू कितनी है 3 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। ऐसे ही अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 टाइम किया, 4 टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन हुआ केवल 2 टाइम। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 टाइम किया, रेट ऑफ रिएक्शन केवल 2 टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगी, तभी तो उसकी वैल्यू वहाँ पे 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 1/2 आ गया। और देखिए अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 टाइम है और रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया ऑफ इनिशियल वैल्यू, देन n की वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर अब देखिए मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई भी चेंज किया, एनी चेंज, और रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज आ रहा है, नो चेंज। अब समझिए मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 गुना कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी 0, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट निकल कर आया कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए एक टेबुलर फॉर्म, आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। और हमारे यहाँ एनसीईआरटी में 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन दोनों ऑर्डर की रिएक्शन को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन सॉरी आप लोगों की बोर्ड पे लिखे हैं और ये क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही रिलेटेड है। तो देखिए हम इनको अटेम्प्ट करते हैं। The reaction A plus 2B gives out C and it follows the rate law। आपको rate law दिया गया है। What is the order of reaction? देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है वो है A plus 2B gives out C। अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग चलूँ, मतलब थियोरिटिकल चलूँ, तो मेरे को मिलेगा ये R इज इक्वल टू K A की पावर 1 एंड b की पावर 2। बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि आप लोगों को रेट लॉ दिया गया है क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में रेट लॉ दिया गया है तो उस रेट लॉ में जो पावर है उनका सम कर दीजिए, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अगर आपको रेट लॉ नहीं दिया गया है तो आपको रेट लॉ बनाना पड़ेगा। बनाओगे कैसे? आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने वो उसी एक्सपेरिमेंटल डेटा पर है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हम लोगों को रेट लॉ दिया गया है R इज इक्वल टू K A की पावर 1/2 और B की पावर
3/2। दिस इज रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, मतलब a की पावर 1/2 पर ही एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया गया है एक्सपेरिमेंटली। तो हम लोग तो जानते ही हैं सिंपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर 1/2 प्लस 3/2, कितना आ गया 2। इन दिस रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। एक रिएक्शन दी गई है आपको, a प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन में आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में रेट लॉ नहीं दिया गया, इसका मतलब हमको रेट लॉ डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टेबल दी गई है, फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3। यहाँ पर रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, ये बी की कंसंट्रेशन और उनके रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को दिए गए हैं। हम लोगों को रेट लॉ बनाना है, तो देखिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ बना लेते हैं। R इज इक्वल टू के ए की पावर x एंड b की पावर y, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर x और y का सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें यही x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो देखिए फॉर एक्सपेरिमेंट 1 रेट ऑफ रिएक्शन में मान लेता हूँ R1 के कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है 1, उसकी पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी है 2, उसकी पावर y, और R1 कितना दिया गया है आपको 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे ही R2 बराबर मैं लिख सकता हूँ के A की कंसंट्रेशन 2 की पावर x आ गई, B की कंसंट्रेशन 2 की पावर y आ गई, और R2 की वैल्यू कितनी है 4 है। लाइकवाइज एक्सपेरिमेंट 3 में रेट ऑफ रिएक्शन R3 बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A 2 की पावर x, यहाँ पर 4 की पावर y, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 60। ठीक है, मैंने रेट लॉ के अकॉर्डिंग तीनों एक्सपेरिमेंट के अलग अलग रेट लॉ बना लिए। हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे पेयर सेलेक्ट करेंगे इक्वेशन के जिसमें या तो x कैंसिल हो रहा हो या y कैंसिल हो रहा हो। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 2 की पावर y और 2 की पावर y है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो मेरे पास देखिए R1 ओवर R2 बराबर के 1 की पावर x 2 की पावर y, और नीचे आ जाएगा के 2 की पावर x और 2 की पावर y। 2 की पावर y से 2 की पावर y कैंसिल, k से k कैंसिल। मेरे पास आ गया R1 ओवर R2 बराबर 1/2 की पावर x। 1 की पावर x और 2 की पावर x है, तो मैं इसको 1/2 की पावर x लिख सकता हूँ। और R1 और R2 की वैल्यू 4/4 बराबर 1/2 की पावर x, मतलब 1 बराबर 1/2 की पावर x। तो आप लोग बताइए x की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पर 0 रही होगी। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तभी तो उसकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमको निकालना है y। तो देखिए इस तरफ करता हूँ इस क्वेश्चन को। हम लोग अब ऐसा पेयर बनाएंगे जिसमें x कैंसिल हो रहा हो, जिसमें x कैंसिल हो रहा हो। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, R2 ओवर R3 बराबर के इक्वेशन 2 में 2 की पावर x और 2 की पावर y है, 2 की पावर x 2 की पावर y। यहाँ पर 2 की पावर x और 4 की पावर y है, 4 की पावर y, और R2 और R3 दे रखे 4 और 60 बराबर 4/60। k से k कैंसिल, 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल, और मेरे पास आ गया R2 ओवर R3 बराबर 2/4 की पावर y। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4।
2 और 4 ये हो जाएगा 1/2 की पावर y बराबर 1/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर आप लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपका रेट लॉ एक्चुअली में अब क्या बन गया, आपका रेट लॉ बन गया r इज इक्वल टू k a की पावर x, और x की वैल्यू कितनी है 0, और b की पावर y और y की वैल्यू है 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बन गया 0 + 2, दैट मीन्स 2। दिस इज द आंसर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम 2। इसी तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप लोगों के यहाँ दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और फिर बाकी के इससे रिलेटेड टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कराएंगे। देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.6। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ताकि समय कम लगे। देखिए, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। देखिए, या तो क्वेश्चन में आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा या रेट लॉ दिया जाएगा और उसकी पावर का सम कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा, या आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाएगा। इन तीनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर दी जाएगी अगर केमिकल काइनेटिक्स का वो क्वेश्चन है। तो अब एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे रेट लॉ बनाता हूँ। रेट लॉ कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है और वो प्रोडक्ट बना रहा है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। R इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। पहला क्वेश्चन उसने हमसे पूछा कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए ये है R1 इनिशियल केस में जब ए की कंसंट्रेशन को डबल नहीं किया है, तो जैसे ही मैं इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दूंगा तो R2 इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाएगी तो 2a की पावर 2 आएगी। इसका मतलब R2 बराबर आएगा के, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, और ये बन जाएगा a की पावर 2। तो देखिए R2 बराबर 4 और मेरे को मिल रहा है के ए की पावर 2, और के ए की पावर 2 किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो R2 बराबर क्या आ गया 4 R1 आ गया। या इस क्वेश्चन को सीधे भी ओरली कर सकते हैं, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2 है। वो टेबल वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी का बी पार्ट है R3 के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया हाफ कर दिया, इसकी पावर क्या आएगी 2। तो देखो R3 बराबर 1/2 का ये मैं करूँगा 1/4 के और a की पावर 2। तो R3 बराबर 1/4 ऑफ R1, 1/4 ऑफ इनिशियल। अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है, तो 2 डबल कंसंट्रेशन करने पर 4 टाइम होगा और आधी करने पर 1/4 टाइम होगा, सीधी सी बात है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.9, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए कि हमारे पास ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, मतलब 2 रिएक्टेंट है हमारे पास A प्लस बी, और ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोगों को रेट लॉ दिया गया है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया गया है तो आप लोग उससे स्टोइकियोमेट्री पता कर सकते हैं, लेकिन स्टोइकियोमेट्री से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, इसका मतलब 1 मोल ऑफ ए, एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी मतलब 2 मोल्स ऑफ बी। इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो यही आएगा ए की पावर और बी की पावर 2, क्योंकि मुझको उसने क्वेश्चन में बोला है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो मैं यहाँ इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बना सकता हूँ। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर दिए गए होते, अगर मेरे को रिएक्शन दी गई होती तो हम लोग उसके रेट लॉ में उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखें, पहला क्वेश्चन इसने पूछा राइट द डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन।
डिफरेंशियल का मतलब है R इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम। ठीक है, तो A की कंसंट्रेशन में चेंज अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ये देखो 1 मोल के लिए चेंज आ रहा है और नेगेटिव आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dA/dt बराबर, अच्छा 2 मोल के लिए ये दे रखा है हमको, 1 मोल के लिए निकालना होगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B/dt माइनस में, माइनस ओनली इंडिकेट द डिसअपियरिंग टर्म, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस नहीं है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन तो प्लस ही है। फिर दूसरा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम। अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट कंसंट्रेशन ऑफ B को 3 टाइम्स कर देते हैं, केवल B की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए रेट लॉ है ही हमारे पास, B पार्ट इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है R इज इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 2, और ये हमसे पूछ रहा है कि B की कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दिया गया, तो देखो R डैश बराबर K A की पावर 1 और B की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स, तो 3B का 2 ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स, तो देखो R डैश इज इक्वल टू K A की पावर 1 और ये बन जाएगा 9 आगे आ गया, और ये B की पावर 2, तो मेरे पास आ गया R डैश इज इक्वल टू 9R, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 9 टाइम्स, सिंपल। और इसका तीसरा पार्ट है कि व्हाट हैपन, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ आर डबल्ड। तो देखो R डबल डैश इज इक्वल टू K 2A की पावर 1 और 2B की पावर 2, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा R डबल डैश बराबर K 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ A की पावर 1, और ये आएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 4, और ये B की पावर 2, तो ये मिल जाएगा R डबल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 4 K A की पावर 1 और B की पावर 2, तो R डबल डैश बराबर 8 टाइम्स ऑफ R, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। क्वेश्चन नहीं आए समझ में, वीडियो को दोबारा पॉज करके रिवाइंड करके देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये थे क्वेश्चन हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, और उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर हमने 3 तरह के क्वेश्चन किए हैं, जब आपको रेट लॉ दिया गया है, जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही दिया गया है, और जब आपको डेटा दिया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे कोई 4th वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों का फीडबैक है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही आप मेरे को बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा, और आप लोगों के जो भी सजेशन है आप लोग वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू।